चलिए शुरू करते हैं नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है 20 AS20 अर्निंग पर शेयर पर है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम सीखने वाले हैं कि हर शेयर का अर्निंग कैसे पता चले, एक शेयर पे हमें कितनी हो रही है अर्निंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है और जिन कंपनी की भी इक्विटी शेयर्स है या पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होते हैं वो अभी हम देख लेंगे। लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन सबके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर और कोई एंटरप्राइजेस जो डिस्क्लोज करना चाहती है अर्निंग पर शेयर, तो वो भी AS20 को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि जो कंपनी होती है उसकी परफॉर्मेंस को हम जनरली अर्निंग पर शेयर की मदद से ही एनालाइज कर पाते हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं। तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐसा हमें जनरली लगता है। तो उसके लिए अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो अर्निंग और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसमें से भी अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर्स को का डिविडेंड लेस कर देते हैं और फिर उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो एक हमारे अर्निंग पर शेयर आ जाती है। तो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर देते हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है जिसे हम EPS बोल देते हैं, अर्निंग पर शेयर। इससे अर्निंग पर शेयर से कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन भी पॉसिबल हो जाता है, हमारे बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपैरिजन करना। कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की डेफिनेशन अपने आप में तो कुछ नहीं बता रखी है, ये बोल रखा है इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। तो इसका मतलब हमें क्या सीखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर वो है जिसका प्रेफरेंशियल राइट है दो चीजों के लिए, एक डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप होती है लिक्विडेशन के समय, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें दो सिचुएशन में प्रेफरेंस मिलती है, एक डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर्स होता है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई ओनर नहीं होते हैं, कंपनी के डिसीजन में इनका कोई रोल नहीं होता है, ना इनकी कोई वोटिंग पावर होती है। तो ओनर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, सारे काम वही जनरली करते हैं। फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स gives rise to both financial asset of one enterprise and financial liability or equity share of another enterprise। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है उसके लिए एसेट है और जो इशू कर रहा है उसके लिए या तो लाइबिलिटी है या इक्विटी है। मतलब इन शॉर्ट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स वगैरह ये सब फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश। फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं, या तो कैश है या कोई आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको कैश मिलेगा या और कोई फाइनेंशियल एसेट मिलेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बदले में कुछ और ले सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे या इक्विटी शेयर। ये सब फाइनेंशियल एसेट है अगर इसमें आप पैसा लगाते हैं या आपके पास है, और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाती है। अगर हम बात करें फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू का मतलब है कि दो अनजान लोग अगर आपस में कोई भी एसेट या कोई भी चीज खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए जो
प्राइस इनका डिसाइड होता है उसको हम फेयर वैल्यू कह देते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब है कि एक एग्रीमेंट है कि आपको फ्यूचर में उनको कोई कैश देना, कोई एसेट देना या उसके बदले में कोई और फाइनेंशियल लायबिलिटी देनी है, तो वो सब क्या हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। पोटेंशियल इक्विटी की बात आ रही थी पहले भी, तो पोटेंशियल इक्विटी का मतलब होता है कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर ही मिल जाएंगे, तो उसे पोटेंशियल इक्विटी बोल देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में इक्विटी मिल जाएगी तो आपको उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इक्विटी। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, तो उसके बदले में इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो वो क्या है, पोटेंशियल इक्विटी। तो ये कब कब हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवेंचर हो सकते हैं, शेयर वारंट हो सकते हैं। शेयर वारंट का मतलब ही यही होता है कि आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर मिलेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम एम्प्लॉय से कहते हैं कि आपको फ्यूचर में हम इक्विटी शेयर दे देंगे। शेयर्स जहां पर which would be issued in a situation at the time of acquisition of business or share issued under a loan contract upon the default of payment of principal और interest। तो जहां पर हमने कोई बिजनेस खरीदा है या कोई एसेट खरीदी है, उसके बदले में हम शेयर देना चाह रहे हैं, या हमने कोई लोन वगैरह लिया है और अगर हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाए तो हमें उसके लिए इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, तो वो सब कुछ हमारे पोटेंशियल इक्विटी होते हैं। मतलब पोटेंशियल इक्विटी मतलब जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। तो जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर हो सकते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल इक्विटी। पार्टिसिपेटिव शेयर, a participative share where the holder is not entitled to dividend is treated as a potential equity share for the purpose of computed diluted EPS। EPS हम दो टाइप के निकालेंगे, एक नॉर्मल अर्निंग पर शेयर और एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम दो टाइप के EPS निकालेंगे, एक तो नॉर्मल जितने हमारे पास अभी इक्विटी शेयर हैं, दूसरा जो फ्यूचर में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेंगे और अर्निंग उतनी नहीं बढ़ेगी तो हमारा अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाएगा, जिसे हम डाइल्यूटेड EPS बोलेंगे। जैसे मान लिया नॉर्मली अभी हमारी इनकम है 20,000, हमारे शेयर है 1,000, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ रहा है 20 रुपए। मान लिया फ्यूचर में हमारे शेयर बढ़कर 1,000 से 1,200 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए, हमारी अर्निंग नहीं बढ़ी या बढ़ी भी किसी वजह से तो उतनी नहीं बढ़ी, तो हमारा 21,000 को 1,200 से डिवाइड करो, क्या आता है, 17.5 रुपए। तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो गया, तो इसे हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं, इसका रीजन क्या होता है निकालने का, कि हर साल है ना हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज का, इस साल का और पिछले साल का। अब मान लिया हमने इस साल का अर्निंग पर शेयर निकाला 20 रुपए और अगले साल हमारे कुछ शेयर कन्वर्ट होकर के बन गए और अगले साल का अर्निंग पर शेयर आया 17.5 रुपए, तो ऐसा लगेगा कि कंपनी की हालत खराब हो रही है। पहले तो 20 रुपए की कमाई होती थी, अब 17.5 रुपए की कमाई हो रही है, तो कंपनी नुकसान में जा रही है। लेकिन अगर हमने इसी साल डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल लिया कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर में जो अर्निंग पर शेयर होगा वो 17.5 होगा, तो अगले साल जब हम उसे कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे 17.5 से, तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लगेगा नहीं, महसूस नहीं होगा कि कंपनी को लॉस हो रहा है। तो डाइल्यूटेड EPS इसलिए निकाला जाता है। शेयर वारंट्स या ऑप्शंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे राइट मिलता है कि भाई आपको शेयर मिल जाएंगे फ्यूचर में। अर्निंग पर शेयर जैसे मैंने कहा था दो टाइप का निकालेंगे, एक तो बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला है वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, उसमें उसको हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
अब यहाँ वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है साल के बीच में शेयर इशू किए हो, बायबैक किया हो, कुछ ऐसा। तो फिर हमारा टाइम का भी हिसाब रखेंगे, कितने समय तक कितने शेयर थे, कितने समय तक कितने शेयर थे। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे। फॉर दिस पर्पज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड जो इक्विटी होल्डर के लिए है वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड to be deducted is as follows. The full amount of preference dividend in case of cumulative preference share whether or not the preference dividend has been proposed for the period. अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर कुमुलेटिव है, आपको मालूम है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि उनको डिविडेंड दिया जाएगा और जब तक सारा डिविडेंड जितना भी पेंडिंग है उनको नहीं दिया जाएगा, इक्विटी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। मान लिया 3 साल से आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो पहले 3 साल का पुराना बचा हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, तभी इक्विटी वालों को आप कुछ दे पाएंगे। तो इनको देना ही देना है। तो आपने चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए बोला है चाहे नहीं बोला है, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना ही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, अगर हमारे ये शेयर कुमुलेटिव है। अगर नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप तभी माइनस करेंगे जब वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने की बात होगी। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, देना है, प्रपोज कर रहे हैं कि हम भी देंगे तो ही माइनस करेंगे, क्योंकि नॉन कुमुलेटिव का मतलब होता है अगर डिविडेंड नहीं दिया तो देंगे भी नहीं फ्यूचर। इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो आगे भी इस साल वाला नहीं देंगे, आगे अगले साल का देखा जाएगा। इफ द कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर, मान लिया 2-3 टाइप के इक्विटी शेयर है। एक इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला, एक इक्विटी शेयर है 5 रुपए वाला, एक इक्विटी शेयर है 1 रुपए वाला। ये 10 रुपए वाला भी 8 रुपए पेड अप है, 10 रुपए पेड अप है, तो अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर हो गए। तो फिर हम कैसे करें? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से ऐसे डिवाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई 10 रुपए वाला कोई 5 रुपए वाला। तो अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर हैं तो नेट प्रॉफिट और लॉस जो आएगा उसको हम अलग अलग टाइप के क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड करें। उसके लिए बेसिक ईपीएस निकालने के लिए जो इक्विटी शेयर लेंगे वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लेंगे, वही वेटेड एवरेज में उसका भी समाधान हो जाएगा समस्या का कि हमारे पास अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं। If an enterprise has more than one class of equity share, net profit or loss for the period is apportioned over the different classes according to their dividend right. In other words, there will be more than one basic EPS for such a company, that is EPS for each class of equity share. तो एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में। देखो सबसे बड़ी बात है कि बेसिक ईपीएस निकालते हुए टैक्स एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा, कोई एक्सेप्शनल आइटम है उसे भी माइनस किया जाएगा। माइनस मतलब प्लस माइनस जो भी करना है, अगर एक्सेप्शनल गेन है तो प्लस होगा, एक्सेप्शनल लॉसेस है एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा। ये AS5 में बताया हुआ है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इन सबको पहले एडजस्ट किया जाएगा। इन सब के बाद में हमारे पास जो निकल कर आएगा वो प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। और प्रेफरेंस डिविडेंड का और उसके ऊपर टैक्स, अब तो क्या टैक्स खत्म हो गया। पहले क्या होता था, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या इक्विटी शेयर डिविडेंड जो भी होता था उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, जो 2-3 साल पहले से खत्म हो गया। तो अगर नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो जब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब देना चाह रहे हैं इस साल का डिविडेंड, तभी माइनस होगा उसी सिचुएशन में। और अगर कुमुलेटिव है तो हमेशा ही माइनस होगा, चाहे हम उस डिविडेंड को देना चाह रहे हैं चाहे हम उस डिविडेंड को नहीं देना चाह रहे हैं, अभी इस साल हमें माइनस करना ही है हर हालत में। तो ये सारी चीजें एडजस्ट होंगी। चलिए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
रिलेटिंग टू ए लिमिटेड, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। जब बात होती है अर्निंग पर शेयर, मतलब ये बेसिक अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर निकालने की बात करिए। और अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन है कि जहां डायल्यूटेड ईपीएस भी निकाला जा सकता है, तो हम दोनों भी निकाल सकते हैं, ताकि नंबर कटने का डर ना रहे एग्जाम में। रुपीज इन करोड़ दिया हुआ है हमें। प्रॉफिट बिफोर वीआरएस, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पैसा देने से पहले तो देना ही है, खर्चा है, तो ये तो लेस करना ही पड़ेगा। लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो दोबारा से आप गलती से लेस ना कर। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो उसको दोबारा से हम गलती से लेस ना कर दें। वीआरएस पेमेंट लेस नहीं हुई है, तो इससे लेस करेंगे। और अभी वीआरएस लेस नहीं हुआ, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी लेस नहीं हुआ होगा, ये भी लेस कर देंगे। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी टैक्सेस होते हैं, तो ये तीनों चीजें माइनस कर देते। तो 75 लाख में से 75 करोड़ में से 32.1 करोड़, 10 करोड़ एंड 5 करोड़ लेस कर देते हैं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल है 27.9 करोड़। अब हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो 93 करोड़ है, और एक शेयर है 10 रुपए का। तो जो हम डिवाइड करते हैं वो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं ईपीएस निकालने के लिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 75 करोड़ माइनस ये जैसा किया हमने 47.1 करोड़, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेना है, ये 93 करोड़ रुपीस है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएंगे, 93 करोड़ को 10 रुपए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर है 9.3 करोड़। तो हमारा अर्निंग पर शेयर जो निकल कर आएगा वो 3 रुपए आएगा। तो 3 रुपीज पर शेयर हमारा अर्निंग पर शेयर आ गया। ये हमें निकालना था, ये एक बेसिक ईपीएस है जो हमें निकालना होता, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट लेना है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें कब और कैसे निकालना होगा। Weighted average number of equity share outstanding during the period is calculated because the amount of shareholders capital may have varied during the period. अगर साल के दौरान हमने नए शेयर इशू करे हैं या बायबैक किया है, तो हमारा अमाउंट चेंज हो गया होगा इक्विटी शेयर का। It is the number of equity share outstanding at the beginning of the period adjusted by the number of equity shares bought back or issued during the period multiplied by the time weighted factor. तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें निकालना है। The weighted average is calculated by considering the number of days for which the specific number of shares were outstanding. The number of days for this purpose start in different cases as follows. तो नंबर ऑफ डेज हो सकता है अगर बीच में, महीने के बीच में, नहीं तो नंबर ऑफ मंथ से भी आप मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखा है अगर आपने शेयर्स इशू करें कैश में, अगर आपने शेयर इशू करें कैश में, तो जिस दिन कैश मिलना है, ड्यू डेट है मिलने की, कैश मिलने की, वो डेट हम मान लेंगे कि इस दिन हमारे शेयर इशू हो गए हैं। अगर हमने कन्वर्जन किया है लोन या और किसी डेट का इक्विटी शेयर में, तो जिस दिन लोन को कन्वर्ट किया है उस दिन को हम मानेंगे डेट ऑफ कन्वर्जन। अगर हमने इंटरेस्ट के बदले में इक्विटी शेयर इशू किया है, तो जिस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें इक्विटी शेयर दे दी, तो अब आगे से वो इंटरेस्ट लगाना बंद कर देंगे। तो जिस दिन से इंटरेस्ट लगाना बंद कर दिएंगे उस दिन से हमारा वो दिन माना जाएगा कि हमने उस दिन इक्विटी शेयर इशू किया है। अगर हमने किसी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू किया, तो जिस दिन से वो लायबिलिटी की सेटलमेंट इफेक्टिव होगी
उस दिन से इक्विटी शेयर को इशू किया हुआ माना जाएगा। अगर हमने कोई एसेट खरीदी है तो जिस दिन हमने उस एसेट को अपनी बुक्स में लिखा है उस दिन से हम इक्विटी शेयर को इशू किया हुआ मानेंगे। अगर हमने इशू किए हैं शेयर्स किसी सर्विसेज के बदले में तो जब सर्विस ली है उस दिन से माना जाएगा। अमलगमेशन है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो जिस दिन से अमलगमेशन इफेक्टिव होगा उस दिन से माना जाएगा। मर्जर के केस में बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में जिस दिन से हमने एक्विजिशन करा है, किसी बिजनेस को खरीदा उस दिन से। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो साल के पहले दिन से हम उसे इफेक्टिव मानेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट जनवरी को बी लिमिटेड के पास 1800 इक्विटी शेयर्स है। 31 मई को, अब इन्होंने स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी दी है तो ये कैलेंडर ईयर लग रहा है। 31 मई को इन्होंने 600 शेयर इशू करे हैं कैश में और 1 नवंबर को इन्होंने 300 शेयर बायबैक कर लिए हैं। हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो देखो इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि साल के शुरू में 1 जनवरी को हमारे पास 1800 शेयर थे, तो साल के शुरू में थे तो 12 महीने के लिए ये मान लो। उसके बाद 31 मई को हमने 600 नए शेयर इशू कर दिए। 31 मई मतलब मई तो खत्म हो गया, तो हमारे पास जो बचे 7 महीने। और उसके बाद फिर हमने बायबैक कर लिए हैं 1 नवंबर को। बायबैक करे हैं तो माइनस 2 महीने के लिए। एक मेथड तो ये है, हम इस मेथड से निकालें तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 12, 21,600, 4200, 600 माइनस 25,200 डिवाइड बाय 12, क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया था। 2100 शेयर्स हमारे इफेक्टिवली हैं, तो देखिए 2100 ही आ रहा है। यहाँ पर हर एक को 12 से हाथों हाथ डिवाइड किया, मैंने यहाँ लास्ट में डिवाइड कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ये कहूं 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक मेरे पास 1800 शेयर थे 5 महीने के लिए। उसके बाद 1 जून से 31 अक्टूबर तक मैंने 600 नए इशू कर दिए थे, तो 2400 थे, 12,000 हो गए। और उसके बाद 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2400 में से 300 कम हो गए, 2100 2 महीने के लिए रहे, 4200, तो 25,200 हो गए। इसको 12 से डिवाइड कर दिया हमने तो 2100 आ गए। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। जो आपको मेथड अच्छा लगे, आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है तो आप इससे कर सकते हैं। दोनों में से जो आप चाहें उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल को हमारे पास 1500 शेयर थे, 1 अगस्त को 600 शेयर थे, इशू करे हमने नए शेयर, और 31 मार्च को ईयर एंड में हमने बायबैक कर लिए आखिरी दिन, और नेट प्रॉफिट हुआ है 2,75,000। तो नेट प्रॉफिट तो हमें पता है, हमें बस क्या करना है, इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
तो आपको कौन सा मेथड इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है? सेकंड मेथड। किसी को फर्स्ट भी अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त है, तो मैं 31 जुलाई लिख रहा हूं। 1500 शेयर है हमारे पास। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हमारे पास आ गए। 4 महीने के लिए हमारे पास 1500 शेयर रहे। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 600 नए शेयर इशू करें, तो 2100 शेयर हो गए। $1900, क्योंकि आखिरी दिन बायबैक किया है तो उससे कोई असर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमारी इफेक्टिवली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1900। अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। 2,75,000 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और 1900 इक्विटी शेयर्स आ गए हमारे वेटेड एवरेज। तो 144 रुपीज 736 है, तो 74। तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर आ गया 144 रुपए 74 पैसे आ गया। तो ये अर्निंग पर शेयर है, बेसिक अर्निंग पर शेयर है जो हमें निकालना था। अगर हमारे पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स हुए तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको फ्रैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर मानते हुए हम ये देखेंगे कि उनका कितना एंटाइटलमेंट है डिविडेंड के लिए, और उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड के पास में 1800 इक्विटी शेयर्स है और 1 जनवरी को फुल्ली पेड है 10 रुपए वाले। 31 अक्टूबर को इन्होंने नए इशू कर दिए शेयर्स 600 रुपए, 600 इक्विटी शेयर। लेकिन दिक्कत ये है कि 10 रुपए वाले 5 रुपए पेड अप करें। अभी 5 रुपए मिले नहीं है, 5 रुपए फ्यूचर में हमें और मिलेंगे। तो हमें वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं। अब यहां पर इनको आधे ही पेमेंट है। तो अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम ये करते थे 1800 इंटू 10, 18,000 10 महीने के लिए 31 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से। तो 10 महीने तक तो 1800 शेयर है। उसके बाद 600 और इशू करें तो हम क्या कहते थे? 1800 प्लस 600 2400 शेयर हो गए। लेकिन हम जो 600 शेयर और हैं इसमें से 10 रुपए में से केवल 5 रुपए ही आए हैं, तो इनको हम 300 शेयर मान लें बजाय 600 शेयर मानने के। तो हम ये कहें कि अब 1800 और 300 2100 शेयर हो गए हैं 2 महीने के। कितना आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वेटेड एवरेज निकालना हो, ठीक है ना। तो 1850 आएगा हमारे पास जो शेयर्स होंगे, क्योंकि जो हमारे पास नए शेयर हैं 600, हम उन नए 600 शेयर को जो है 300 ही मानेंगे। 600 शेयर को हम 300 ही मानेंगे, क्योंकि 5 रुपए मिले हैं 10 रुपए में से। तो जितना डिविडेंड राइट है उतना ही हम उनको फ्रैक्शन शेयर मानेंगे। और भी इसके मेथड है करने के, लेकिन ये थोड़ा सा इस सिचुएशन में आसान है। इक्विटी शेयर जो कुछ कंडीशन फुलफिल होने पर ही हम इशू करेंगे, उन्हें कंटीजेंटली इशूएबल शेयर्स बोलेंगे। तो इन्हें हम बेसिक शेयर निकालते हुए
ले लेंगे, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है और हमें लगता है कि हमें ये शेयर इशू करने पड़ेंगे तो हम इन्हें मान लेंगे कि हाँ भाई इशू है, ये इशू करने। अब बोनस शेयर भी होते हैं, शेयर्स का स्प्लिट भी हो सकता है, शेयर के टुकड़े भी हो सकते हैं, हम राइट शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो उन सब सिचुएशन में हम क्या करने वाले, तो बोनस इशू, राइट इशू, शेयर स्प्लिट में क्या होगा। बोनस शेयर्स, अब बोनस शेयर में क्या होता है, हमने शेयर इशू करे, नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ गए, यहां देखो लिखा क्या है, विदाउट ए कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए, लेकिन रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है। रिसोर्सेज में चेंज नहीं का मतलब ना तो पैसा आया ना पैसा गया। तो ऐसी सिचुएशन में बोनस शेयर होते हैं, नए शेयर आ जाते हैं, इशू हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा तो कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा जब हम राइट शेयर इशू करते हैं तो उसमें कुछ बोनस एलिमेंट होता है। अब ये बोनस एलिमेंट का क्या मतलब है, देखो हमारे शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू है मान लिया 80 रुपए, लेकिन जब हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को राइट इशू कर रहे हैं तो हम उन्हें 60 रुपए का दे रहे हैं मान लिया। तो मार्केट में शेयर 80 रुपए का है, लेकिन हम उनको 60 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें 20 रुपए का बोनस एलिमेंट है, हम बोनस दे रहे हैं, मतलब कुछ शेयर फ्री में दे रहे हैं। ये कहने की बजाय कि 80 वाला शेयर 60 में दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मान लिया किसी ने 100 शेयर खरीदे, उन 100 शेयर में कुछ शेयर तो 80 के हिसाब से दिए और कुछ शेयर फ्री में दे दिए। तो जो फ्री में दे दिए वो बोनस एलिमेंट है, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और शेयर स्प्लिट भी हो जाते हैं, शेयर के टुकड़े भी हो जाते हैं। रिवर्स शेयर स्प्लिट हो सकता है, मतलब शेयर मर्ज हो सकते हैं। पहले हमारा 10-10 रुपए वाला शेयर था, हमने 10 शेयर मिला दिया, अब एक शेयर 100 का कर दिया, या 10 रुपए के शेयर के 10 टुकड़े करके एक शेयर 1 रुपए का कर दिया। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कुछ समय तक हमारा शेयर 10 का था, अब 1 का हो गया। तो वो सारी सिचुएशन हम देख लेते हैं। जब हम बोनस इशू करते हैं तो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, और जब हम शेयर स्प्लिट करते हैं तो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो हम बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए ये शेयर्स इशू करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज में कोई बढ़त नहीं होती, पैसा नहीं आता है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो पहले थे उन्हें एडजस्ट करते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन नंबर ऑफ शेयर की। इस सबको हमने शुरुआत में करा है। इंपॉर्टेंट बात क्या, मान लिया हमने साल के बीच में बोनस शेयर इशू करे, है ना, लेकिन उसे हम क्या एज्यूम करेंगे, जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है उसकी पहले दिन से हमने इसको इशू कर दिया, साल के बीच में नहीं, साल के पहले दिन से इशू कर रहा है। देखो क्या लिखा है, एज इफ इवेंट हैड अकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड मींस अलोंग विद द इम्पैक्ट टू करंट ईयर एडजस्टमेंट इट विल आल्सो इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर रेस्पेक्टिवली। अब देखो हम है ना 2 साल की इंफॉर्मेशन देते हैं, एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर। तो जब ईपीएस निकालेंगे तो करंट ईयर का भी निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का जो निकला हुआ वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब हम ये मानेंगे कि जो बोनस शेयर इशू करा है ये पिछले साल के शुरुआत में इशू किया, तो पिछले साल का ईपीएस भी चेंज कर देंगे, इस साल का भी चेंज कर देंगे, तो फिर कंपेरेबल होगा। ये बात अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपोनेंट 2 for 1 बोनस शेयर, 2 के बदले में 2 for 1 बोनस शेयर, एक के बदले में 2 बोनस शेयर दे रहे हैं। द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू इशू मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 3 टू ऑब्टेन द न्यू, पहले एक था उनको, अब हमने 2 बोनस शेयर दे दिए, तो अब हमारे शेयर कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये क्या रखा है कि पुराने वाले शेयर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे नए शेयर आ पाए, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें एडिशनल शेयर का पता लगाना है कि नंबर नए शेयर कितने बढ़ गए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर टोटल निकालने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4,
फाइंड आउट द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 22 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। साल के शुरू में हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे 5 लाख। बोनस इशू भी हमने साल के पहले दिन ही किया है, 2 के बदले में 1। तो हम ये भी माने, ये तो डेट ही पहला है, साल का पहला दिन ही है। अगर साल का पहला दिन नहीं होता तो भी हम यही एज्यूम करते पहले दिन ही इशू करें, लेकिन यहाँ तो इशू डेट बाई चांस है भी पहली ही, तो 1:2 का मतलब 2 के बदले में 1। तो हमारे जो बोनस शेयर हो गए वो 2.5 लाख बोनस शेयर भी हो गए, हमने 2,50,000 के नए बोनस शेयर भी दे दिए। तो ये हमारे टोटल 7.5 लाख शेयर हो गए, और ये 6 महीने के लिए रहे क्योंकि 1 जुलाई को हमने नए शेयर इशू करे। तो 7,50,000 शेयर 6 महीने के लिए रहे। उसके बाद हमने नए शेयर इशू करे हैं 1,70,000 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड तक, क्योंकि कैलेंडर ईयर है, अब हमारे शेयर 7.5 लाख प्लस 1,70,000 हो गए, 9,20,000 6 महीने के लिए। टोटल किया, डिवाइड किया 12 से, तो हमारे 8,35,000 शेयर आ गए वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स, 8,35,000। ठीक है, हम चाहते तो हाथों हाथ इसे 6/12 कर सकते थे, जैसे यहाँ सोल्यूशन में कर रखा है। 6/12 करके भी हम निकाल सकते थे, तो भी यही आंसर आता। अब हमारा जो अर्निंग पर शेयर निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 15 लाख रुपए दिया हुआ है और शेयर्स हैं 8,35,000। 1.80 रुपए हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो जो बोनस इशू हुआ है वो साल के शुरुआत में ही हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 1 अप्रैल को इशू किया होता बोनस इशू, तो भी मेरा आंसर यही आता। 1 नवंबर को इशू किया होता तो भी यही आंसर आता, मेरा यही आंसर आता, क्योंकि मैं यही एज्यूम करूंगा इसे शुरुआत में इशू किया गया, तो भी यही आता, साल के पहले दिन ही माना जाएगा इशू। आखिरी दिन इशू करा होगा तो भी साल के पहले दिन ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। और आप बताइए किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के हिसाब से वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी पार्ट दिया हुआ है। पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। 1 अप्रैल को हमारे पास 3,60,000 शेयर हैं। 31 अगस्त को हमने नए शेयर इशू करे हैं। 1 फरवरी को बायबैक करा है और बाकी फिर बैलेंस। तो देखो, 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हो गए। मैं सीधा अब इस बार आपको ऐसा करके दिखाता हूं। 5 महीने के लिए हमने निकाल लिए, कितने शेयर हो गए। फिर सितंबर से लेकर 1 फेब तक, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगेन 5 महीने हमारे पास नए शेयर इशू करे थे। तो 3,60,000 प्लस 1,20,000, तो 4,80,000 शेयर हो गए 5 महीने के लिए। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक हमने बायबैक करे हैं 60,000 शेयर,
तो हमारे पास रह गए 4,20,000 शेयर, वो 2 महीने के। तो मैंने हर एक में डिवाइड बाय 12 पहले ही कर दिया, तो मुझे बाद में डिवाइड बाय 12 नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है? 1,50,000, ये 1,70,000, टोटल बाई चांस आ गया, ये बाई चांस, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आएगा, ये बाई चांस आ गया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहीं आपको लगे कि भाई 4,20,000 ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये बाई चांस आ गया है, ठीक है ना। तो ये 4,20,000 है और हमारे पास हमें यही पूछा गया है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालिए, तो ये आ गया हमारा। बी पार्ट में लिखा है कंप्यूट एडजस्टेड ईपीएस एंड बेसिक ईपीएस ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख है। हमने 1 जनवरी को बोनस इशू किया है, 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब एक शेयर के बदले में 2 शेयर हमने बोनस के इशू करा। तो हमें अब क्या है, मैंने क्या बताया था, जितना भी रिपोर्टिंग पीरियड है, पिछला साल भी और इस साल भी, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। यहां तो क्योंकि इसी साल बोनस इशू किया है, तो यहां तो हम बेसिक ही निकालेंगे, लेकिन जो पिछले साल का बेसिक था, जो पिछले साल का बेसिक था उसे भी चेंज कर देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एडजस्टेड ईपीएस, क्योंकि बेसिक ईपीएस तो कुछ और रहा था। क्या रहा था, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 3,60,000, और पिछले साल के शेयर कितने थे, 4 लाख। तो पिछले साल का जो बेसिक ईपीएस था वो 90 पैसे रहा होगा, 3,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख, 90 पैसा। लेकिन उसको अब हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इस साल हमने फ्री में शेयर दिए हैं, बोनस शेयर, तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो गया, और पिछले साल का ज्यादा दिखाई देगा तो लोगों को लगेगा हमें लॉस हो गया, जबकि हमने तो बोनस शेयर इशू करे। इसलिए हम, क्योंकि अगर हम नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तो पैसा भी आता है, पैसा आने से प्रॉफिट बढ़ता है, और पैसा लगाएंगे, माल खरीदेंगे, लोन की रिपेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन बोनस शेयर में प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कैश आ नहीं रहा है, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रही है, तो हम ये मानेंगे कि जितना भी रिपोर्टिंग पीरियड है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, उन सबको चेंज कर देंगे। कैसे, हम पिछले साल का प्रॉफिट निकालेंगे 3,60,000, और हमारे जो शेयर थे, शेयर्स थे 4 लाख, है ना, और इसमें हमने बोनस शेयर इशू करा, एक के बदले में 2, तो हमारे शेयर कितने हो गए। अगर हम बेसिक ईपीएस इस साल का निकालें तो 12 लाख को 12 लाख से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी 12 लाख है, शेयर भी 12 लाख है, 1 रुपया, है ना। और हम पिछले साल का अगर नॉर्मल निकालते 90 पैसे, तो हमें लगता है 90 पैसे से बढ़ के 1 रुपया हो गया, लेकिन नहीं, देखो 3,60,000 से प्रॉफिट बढ़ के 12 लाख हो गया, तो मेहनत तो बहुत करी है, प्रॉफिट तो बहुत बड़ा है। तो हम पिछले साल का जो प्रॉफिट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 12 लाख ही लेंगे, बोनस शेयर मानेंगे पिछले साल के शुरू में इशू हुए थे, तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 30 पैसे। तो अब हमें दिखाई दे रहा कि कंपनी ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है, 30 पैसे से 1 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, नहीं तो हमें दिखाई देता 90 पैसे से 1 रुपए का। और अगर बाई चांस 12 लाख से कुछ कम होता, मान लिया 5-6 लाख का प्रॉफिट होता, तो ऐसा लगता 90 पैसे से ईपीएस और घट गया है। तो इसलिए जब भी बोनस शेयर इशू होगा, तो जितना भी रिपोर्टेबल पीरियड है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, उसका भी बेसिक ईपीएस को चेंज कर देंगे और एडजस्टेड ईपीएस निकालेंगे, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे। अब हम बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की, कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब है जहां पर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आने वाले हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब फ्यूचर में हमारे पास नए इक्विटी शेयर आएंगे, और जब फ्यूचर में नए इक्विटी शेयर आएंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है
कि अर्निंग पर शेयर कम हो जाए, और अगर अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी तो उसे हम डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ही बोलेंगे। डायल्यूटेड मतलब कम हो जाना, डायल्यूट करना, कमी करना। पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो हैं जो नए शेयर आएंगे, कन्वर्टेबल हो सकते हैं डिबेंचर्स की वजह से, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की वजह से, ऑप्शंस हैं, वारंट्स हैं, हमारे नए शेयर आएंगे। तो डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकाला जाएगा? जो आपका नेट प्रॉफिट है इस साल का, अभी हमने शेयर इशू नहीं करे, अभी नए शेयर इशू करे नहीं है, फ्यूचर में करेंगे। तो हम अभी से ही अंदाजा लगाएंगे कि फ्यूचर में हमारे नए शेयर आएंगे, तो हम इस साल दो आंसर निकालें, इस साल हम दो ईपीएस निकालेंगे, एक बेसिक ईपीएस, एक डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस जितने हमारे पास शेयर आज की डेट में उतने से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लिया हमारा प्रॉफिट है 5 लाख और हमारे जो शेयर्स हैं वो 1 लाख है, तो हम कह देंगे 5 रुपए का ईपीएस। लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए क्या कहेंगे हम, मान लेते हैं भाई अगर हम फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में, समझो, अगर फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे या डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो मान लिया प्रॉफिट हो जाएगा 5,50,000 और हमारे जो शेयर्स हैं वो 1 लाख से बढ़कर 1,40,000 हो जाएंगे। तो 5,50,000 डिवाइड बाय 1,40,000, तो 3.93 हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। जो अर्निंग पर शेयर घट गया, इसीलिए इसे डायल्यूटेड बोले। तो डायल्यूटेड ईपीएस के लिए बेसिकली क्या रहता है कि हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में कौन से नए शेयर आएंगे, उन्हें अभी से कंसीडर करते हुए फ्यूचर में हमारा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, तो हम फ्यूचर के हिसाब से ही निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डायल्यूटेड, मतलब कि जो हमें लग रहा है कि अर्निंग में भी चेंजेस आएगा। मान लिया प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो नहीं देना पड़ेगा, उन सब का ध्यान रखेंगे। तो डायल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में जो भी कन्वर्जन वगैरह होना है वो सब हम देख लेंगे, लेकिन उससे हमारी अर्निंग पर शेयर कम होनी जरूरी है। अगर कन्वर्जन से अर्निंग पर शेयर कम नहीं होगी बल्कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो हम उन्हें डायल्यूटेड नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है ना, मान लिया हमारी अर्निंग पर शेयर अभी बहुत कम है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, तो पता चला और अर्निंग पर शेयर फ्यूचर में बढ़ रही है, तो फिर उसे डायल्यूटेड कैसे मान लेंगे? डायल्यूटेड का मतलब तो होता है कम होना, और ये बढ़ रहा है तो उसे हम नॉन डायल्यूटेड मानेंगे। तो नेट प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। जो एग्जिस्टिंग पहला स्टेप क्या है डायल्यूटेड अर्निंग निकालने के लिए, पहले तो नेट प्रॉफिट अभी का निकाल लो, फिर उसमें ऐड कर दो जो भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अब फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा, तो वो ऐड हो जाएगा, फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी आफ्टर टैक्स होता है डिविडेंड, तो इसे भी आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, इसलिए लिखा है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ऑर्डर इन विच पोटेंशियल इक्विटी शेयर टू बी कंसीडर्ड, पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ डायल्यूटेड इफेक्ट। मान लिया दो बार दो चीजें कन्वर्ट हो रही है एक ही साल में, प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्ट हो रहे हैं और डिवेंचर भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लिखा रैंकिंग टाइम के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो कब होंगे कन्वर्ट हम ऑप्शन दे देते हैं, कई बार वो आगे पीछे होते हैं। तो ये क्या रखा है डायल्यूटेड इफेक्ट के लिए, जो जितना ज्यादा डायल्यूट करेगा उसको पहले कंसीडर करो, कम डायल्यूट करेगा उसे बाद में। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं।
तो इलस्ट्रेशन 4 तो पहले हो चुका था, तो इसे 4A बोल देते हैं, नहीं तो सबके नंबर चेंज करने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन 4A, यहाँ पर डी लिमिटेड है और इनकी इक्विटी कैपिटल 20 लाख रुपए है। 10 रुपए वाले शेयर है तो 2 लाख इक्विटी शेयर हो गए, 10 रुपए वाले 20 लाख रुपए के। प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपए का। इन्होंने 18,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रखे हैं, 50 रुपए वाले, और हर एक डिवेंचर 5 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टैक्स रेट 30% है, हमें डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है। तो मैं आपको बेसिक और डायल्यूटेड दोनों निकाल कर दिखाता हूं। पूछा तो डायल्यूटेड है, लेकिन मैं बेसिक और डायल्यूटेड दोनों निकाल कर आपको बताता हूं। देखिए, जब हम बेसिक ईपीएस निकालते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 30 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 2 लाख, तो 15 रुपए हमारा ईपीएस आ गया बेसिक। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमें दूसरा निकालना है डायल्यूटेड। अब यहां डायल्यूटेड ईपीएस में प्रॉफिट में ये कंसीडर करना है कि डायल्यूशन के बाद प्रॉफिट पे क्या असर आएगा। तो हमारा 30 लाख रुपए का प्रॉफिट तो ऑलरेडी है। अब डायल्यूटेड इफेक्ट क्या है, हमारे डिबेंचर्स हैं कन्वर्टेबल। अगर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में तो क्या डिबेंचर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा? तो नहीं देना पड़ेगा। और डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट 30 लाख रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद होगा। अब यहां पर हमारे पास दो रास्ते हैं। देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? 18,000 डिबेंचर है 50 रुपए वाले, और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 90,000 ना। और ये बिफोर टैक्स है, या तो मैं इसे भी बिफोर टैक्स निकालूं, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूं, फिर उसको आफ्टर टैक्स, वो लंबा काम है। तो मैं क्या कहूं, ये क्या है? बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देता हूं, और जो टैक्स है वो 30% है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स या आफ्टर टैक्स 63,000 आ रहा है कि टैक्स के बाद में। देखो, इंटरेस्ट है 90,000, 90,000 रुपए डिबेंचर इंटरेस्ट से आपकी जेब से 90,000 नहीं गए। क्यों? 90,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। भाई, डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा होता है, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी कम हो गया, और टैक्स हो गया 27,000 कम। तो आपका फायदा हो गया ना टैक्स कम होने से, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। तो नेट आपकी जेब से 63,000 रुपए जा रहे हैं। तो अब ये जो 63,000 रुपए जा रहे हैं ये नहीं जाएंगे अगर आपके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाएगा? 30 लाख प्लस 63,000। आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि 63,000 का, कैसे 90,000 का इंटरेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन 27,000 का टैक्स बढ़ भी तो जाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं होगा। तो फायदा 63,000 का होगा। डिवाइड बाय क्या होते हैं? इक्विटी शेयर। अभी इक्विटी शेयर कितने हैं? 2 लाख। लेकिन डिबेंचर को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में तो आपके नए इक्विटी शेयर आ जाएंगे कितने? 90,000। कैसे? 18,000 डिबेंचर है, हर डिबेंचर 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके नए इक्विटी शेयर हो जाएंगे 2,90,000। तो आपका नया प्रॉफिट कितना होगा? 30,63,000। आपके नए शेयर कितने होंगे? 2,90,000। तो आपका प्रॉफिट कितना रह जाएगा? अर्निंग पर शेयर कितना रह जाएगा? 10 रुपीज 56 पैसे। अगर ये 15 से ज्यादा आ जाता तो हम इसे डायल्यूटेड नहीं बोलते, लेकिन हमारे 15 वाले शेयर को इसने घटाकर कितना कर दिया? 10 रुपए 56 पैसे। तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आज ही हम बता रहे हैं कि अगले सालों में जब भी डिबेंचर कन्वर्ट होंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा।
ताकि कल को अगर हम उसे डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी अर्निंग पर शेयर आएगा उसे 15 से कंपेयर ना करके 10 रुपए 56 पैसे से कंपेयर करें। तो इसीलिए हम डायल्यूटेड ईपीएस भी निकालते हैं। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इस ईपीएस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें बहुत सारी है। ठीक है।